बच्चों, आज हम समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय जिसका अध्याय 3 मुद्रा एवं बैंकिंग समझने वाले हैं। जिसमें आज हम बैंकिंग, केंद्रीय बैंक, जो कि हमारे देश का जो केंद्रीय बैंक है वो कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक, RBI। ये हमारे देश का केंद्रीय बैंक है। केंद्रीय बैंक के कार्य और केंद्रीय बैंक के वर्जित कार्य और अंत में हम इसके महत्वपूर्ण प्रश्न समझेंगे। अब आप देख रहे होंगे कि मैं दोनों चीजों को लिखा है, मैंने केंद्रीय बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक। वो मैंने इसलिए लिखा है कि यदि परीक्षा में कई बार केंद्रीय बैंक के कार्य आता है तो उत्तर आपको वही लिखना है, या भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य लिखना आएगा यदि परीक्षा में तो हमको वही लिखना है। तो प्रश्न में केंद्रीय बैंक भी आ सकता है और भारतीय रिजर्व बैंक भी आ सकता है। दोनों में से कुछ भी पूछेगा, हमको उत्तर क्या लिखना पड़ेगा? सेम लिखना पड़ेगा। और अंत में हम इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। बैंक क्या है? जब भी आप बैंक शब्द सुनते हैं तो आपके दिमाग में ये जरूर आता होगा कि ऐसी जगह जहां हम पैसे का लेन देन करते हैं, या ऐसी जगह जहां हमको पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो हम उधार लेने जाते हैं, और या हमारे पास कुछ अतिरिक्त पैसा बचा है तो उसको हमको यदि सुरक्षित रखना है या हमको निवेश करना है तो हम कहाँ जाते हैं? बैंक जाते हैं। क्या प्राचीन समय में भी बैंक होते थे? तो आपको भी पता है कि हमारे देश में बहुत प्राचीन समय में बैंक नहीं थे। प्राचीन समय में बैंक जैसी कोई संस्था नहीं होती थी। ये चित्र देखकर आप सोच सकते हैं कि यही बैंक थे। ये बैंक नहीं है, ये साहूकार हैं या धनी व्यक्ति होते थे जो कर्ज या उधार देते थे। परंतु कर्ज के बदले में ये बहुत अधिक धन वसूलते थे। बैंक के स्थान पर यही साहूकार पैसे का लेन देन करते थे, जो प्रायः ग्राहक के दृष्टिकोण से उचित नहीं होता था। इस पर किसका अधिक लाभ होता था? साहूकार का लाभ होता था। जितने नियम कानून होते थे वो किस पर आधारित होते थे? साहूकार के बनाए हुए होते थे, और ये खुद के लाभ के दृष्टिकोण से बैंक के नियम या उधार देने के नियम बनाता था। तो इस तरह से प्राचीन समय में भारत में बैंक नहीं थे, केवल ये जो साहूकार होते थे यही बैंक का काम करते थे। फिर बैंक की आवश्यकता क्यों हुई? प्राचीन समय में हमारी जो आवश्यकताएं थी वो बहुत सीमित थी, बहुत कम थी, और जितनी आर्थिक गतिविधियां थी वो भी बहुत कम थी। इस तरह से सरकार नहीं होती थी, राजा महाराजा होते थे, और लोगों का जो जीवन होता था वो आसपास की वस्तुओं से पूरा हो जाता था। इसीलिए उन्हें अतिरिक्त पैसे या मुद्रा की आवश्यकता नहीं होती थी। परंतु समय के साथ साथ सरकार का कामकाज और दायित्व अधिक होने लगे। सरकार की जैसे अनेक योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री जनधन योजना है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, दुर्घटना बीमा है, या ये भी आप देख लीजिए जो आपके गैस सिलेंडर है उसकी सब्सिडी भी, वो भी किस में वापस आती है? बैंक अकाउंट में आती है। तो इस तरह से जितनी योजनाएं चल रही हैं ये किसके द्वारा संभव है? बैंक के द्वारा संभव है। आपकी जो स्कॉलरशिप है या आपके पापा की सैलरी है वो सभी बैंक के माध्यम से ही मिलती है। या आपके पड़ोस में कोई दादा या दादी रहते होंगे जिनको वृद्धावस्था पेंशन मिलती होगी, वो भी कहाँ से मिलती है? बैंक से मिलती है। आप सभी ऑनलाइन शॉपिंग से भी परिचित हैं कि हम फ़ोन से ऑर्डर कर देते हैं, कुछ भी कहीं से भी हम खरीद सकते हैं। ये सब किसके कारण संभव हुआ है? बैंक के कारण संभव हुआ है। आपको यदि ट्रेन का टिकट बुक करना है, एरोप्लेन का टिकट बुक करना है, तो हम ऑनलाइन बुकिंग करा देते हैं। यदि ये जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, क्या ये बिना मुद्रा या बैंक के संभव है कि हम यहाँ बैठे हम अमेरिका की किसी भी वस्तु को खरीद सकते हैं, ऑनलाइन हम ऑर्डर कर सकते हैं। तो क्या वहाँ पर भी रुपए चलता है? वहाँ रुपए नहीं चलता, वहाँ तो डॉलर चलता है। परंतु ये जो कन्वर्ट करने का, रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? बैंक करता है। और आपको यदि मान लो घर खरीदना है, कार खरीदना है, या खेत के लिए आपको ट्रैक्टर खरीदना है,
या आपके मन में प्लानिंग चल रही होगी कि कक्षा 12वीं के बाद आपको अपना कोई बिज़नेस करना है, तो आप पैसे कहाँ से लेके आएँगे? क्योंकि आपके पास इतना पैसा तो होगा नहीं, तो हम कहाँ से ले सकते हैं? बैंक से लोन ले सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि जितनी भी गतिविधियाँ हो रही हैं, क्या ये बिना बैंक के संभव हैं? ये बैंक के बिना संभव नहीं है। किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में बैंकिंग का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके बिना कोई भी राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता। पिछली स्लाइड में हमने बहुत सारे कामों की चर्चा की कि ये सभी कहाँ से होते हैं? बैंक से होते हैं। ये जो बैंक होते हैं, ये जितने मैंने यहाँ पे बैंक दिखाए हैं, ये बहुत सारे बैंक हैं। कोई प्राइवेट बैंक है, कोई सरकारी बैंक है। ये सभी बैंक जिनसे हम लेन-देन करते हैं, इन बैंकों को हम कहते हैं व्यापारिक या वाणिज्यिक बैंक। तो अभी तक आपने जितना भी अपने जीवन में लेन-देन किया है या बैंक का जो भी काम किया है या आपके दिमाग में जो एक बैंक की इमेज है, वो ये बैंक है। इन बैंकों को हम क्या बैंक कहते हैं? व्यापारिक बैंक या वाणिज्यिक बैंक कहते हैं। परंतु आज हम जिस बैंक की चर्चा करने वाले हैं, वो है हमारे देश का सर्वोच्च बैंक, जो देश की संपूर्ण संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है। अभी तक आपने इस बैंक के बारे में नहीं सुना था। ये बैंक दिख रहा है कि ये बैंक है, परंतु ये हमारा बैंक नहीं है। ये किसका बैंक है? ये देश के जितने बैंक हैं, इन सभी बैंकों का भी बैंक है। या जो हमारी सरकार है, उसका बैंक है। यहाँ से लेन-देन हम नहीं करते। ये भारतीय रिज़र्व बैंक जो बैंक है, ये हमारा बैंक नहीं है। ये किसका बैंक है? बैंकों का बैंक है। दुनिया के हर देश का अपना केंद्रीय बैंक होता है, जो सबसे बड़ा बैंक होता है और देश में जितनी मुद्रा निर्गमन का काम है या बैंकों के नियम बनाने का काम है, ये कौन करता है? केंद्रीय बैंक करता है। दुनिया के हर देश में केंद्रीय बैंक होता है। जैसे भारत का केंद्रीय बैंक कौन-सा है? भारतीय रिज़र्व बैंक। वैसे ही अमेरिका का भी अपना केंद्रीय बैंक है, फेडरल रिज़र्व बैंक है या इंग्लैंड का जो केंद्रीय बैंक है, वो बैंक ऑफ इंग्लैंड है। तो इस तरह से आप ये बात याद रख लीजिए कि दुनिया के हर देश में एक न एक केंद्रीय बैंक होता है, जो वहाँ की मुद्रा का निर्गमन का कार्य करता है और बाकी जितने बैंक हैं, इनको नियंत्रण करने का काम करता है। यानी आप कह सकते हैं कि ये बैंकों का क्या है? बॉस है। केंद्रीय बैंक क्या है? बॉस है। केंद्रीय बैंक उस बैंक को कहते हैं जिसका प्रमुख कार्य मुद्रा, साख मुद्रा का नियमन करना होता है। पूरे देश की जो मुद्रा को नियंत्रित करने का, बैंकों का नियमन करने का, बैंकों के नियम कानून बनाने का, ये सारा जो काम करता है वो भारतीय रिज़र्व बैंक करता है। हमारे देश की जितना मुद्रा का संचालन किस प्रकार होगा, कौन-सी मुद्रा कितनी छपेगी, वो सरकार के सहयोग से ये सारा नियंत्रण का काम हमारे देश में आरबीआई करती है। अंग्रेजी शासन से पहले भारत में बैंकों का कोई अधिक विकास नहीं हुआ था। बैंकिंग कार्य प्रायः महाजन या साहूकार ही हमारे देश में संपन्न करते थे। समय एवं आवश्यकता के साथ-साथ धीरे-धीरे बैंकों का विकास होने लगा। हमारे देश में बहुत सारे बैंक खुले, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इलाहाबाद बैंक या जो आप देखते हैं पंजाब नेशनल बैंक जैसे अनेक बैंक खुल गए थे। बैंकों के उचित मार्गदर्शन और बैंकों पर नियंत्रण एवं निर्देशन के लिए 1926 में हिल्टन यंग आयोग ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हेतु सिफारिश की थी। तो जो हमारे देश में आरबीआई खुला है वो किसकी सिफारिश पर खुला है था? हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर। 1934 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम पारित किया गया। यानी ये स्वतंत्रता के पहले ही हमारे देश का भारतीय रिजर्व बैंक का जो अधिनियम है ये पारित कर दिया गया और आज भी प्रायः जितने भी हमारे देश में आरबीआई के नियम कानून नए बनते हैं वो इसी नियम पर आधारित हैं, इसी अधिनियम पर आधारित हैं। थोड़े अमेंडमेंट होते रहते हैं, थोड़े संशोधन हुआ है, परंतु आज भी जो मुख्य अधिनियम है वो कौन सा है? 1934।
1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हमारे देश में स्थापना हो गई थी। जो पहले जो था ये एक प्राइवेट बैंक था, परंतु स्वतंत्रता के बाद 1949 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। पहले इसका जो मुख्यालय था वो कलकत्ता में था, परंतु 1937 में इसको स्थायी रूप पे कहाँ ट्रांसफर कर दिया गया? मुंबई में। जो आरबीआई का जो मुख्य अधिकारी होता है वो क्या कहलाता है? गवर्नर कहलाता है। ये गवर्नर कहाँ बैठते हैं? मुंबई में, मुंबई के मुख्य ऑफिस में। और यही डिसाइड करते हैं हमारे देश की मौद्रिक नीति को। और अकेले डिसाइड नहीं करते हैं, ये सरकार के प्रतिनिधि, वित्त मंत्रालय और इन सब के सहयोग से मौद्रिक नीति कौन बनवाता है? गवर्नर बनवाता है। देखिए इस स्लाइड में जितनी तिथियां दी हैं ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि केवल आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए नहीं, ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस पेज से एक न एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है कि गवर्नर कौन होता है, इसका मुख्यालय कहाँ है, और राष्ट्रीयकरण रिजर्व बैंक का आरबीआई का कब किया गया, और कौन से अधिनियम के आधार पर हमारे बैंकिंग चलता है आरबीआई, या किसकी सिफारिश पर, कौन से आयोग की सिफारिश पर बैंकों का जन्म हुआ या आरबीआई का जन्म हुआ। आपने ये जो देखा होगा नोट, आपने 2 रुपए से लेके 1,000 रुपए, 2,000 रुपए तक के नोट तो जरूर देखे होंगे। और ये भी आज आप ध्यान से देखना कि यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं धारक को 1,000 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, सुब्बा राव, गवर्नर, ये लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि हमारे देश की जितनी मुद्रा है इस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये नोट कौन छाप रहा है? आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। ये देखिए 100 रुपए के नोट में भी यहाँ पे छपा हुआ है, ये है हस्ताक्षर है। किसके हस्ताक्षर हैं? गवर्नर के हस्ताक्षर हैं। ये भारतीय रिजर्व बैंक। अब हम देखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक के या केंद्रीय बैंक के कौन कौन से कार्य हैं। तो आप तो अभी समझ ही गए हैं कि नोट निकालने का काम कौन करता है? केंद्रीय बैंक करता है। नोट छापने का काम साख का नियमन भी यही करता है। सरकारी बैंकर है, प्रतिनिधि है एवं सलाहकार है। यानी सरकार का बैंकर कौन है? केंद्रीय बैंक। ये बैंकों का भी बैंक है। विदेशी विनिमय का संरक्षक का काम भी करता है। अंतिम ऋणदाता है। ये समाशोधन का भी कार्य केंद्रीय बैंक करता है। और पूरे देश के जितने वित्त से संबंधित, पैसे से संबंधित आंकड़े हैं, इनका संकलन और प्रकाशन भी समय समय पर कौन करता है? केंद्रीय बैंक करता है। पहला कार्य है हमारा नोट निर्गमन का कार्य। केंद्रीय बैंक को नोट जारी करने का एकाधिकार प्राप्त होता है। एकाधिकार का मतलब है केवल कौन नोट निकाल सकता है? आरबीआई या केंद्रीय बैंक। यह बैंक 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1,000 और 2,000 रुपए के नोट निकाल सकता है। देखिए मैंने पूरे इसलिए लिख दिए हैं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। जितने रुपए हैं ये निकालने का काम कौन करता है? केंद्रीय बैंक, जिसके लिए न्यूनतम कोष पद्धति को अपनाया जाता है। केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए नोट असीमित विधिग्राह होते हैं। न्यूनतम कोष पद्धति क्या है? न्यूनतम कोष पद्धति में आरबीआई अपने पास लगभग 200 करोड़ का सोना और प्रतिभूति सदैव रखती है। आपको लगता होगा कि नोट छापने के लिए बस फोटोकॉपी मशीन है, इंक है और पेपर चाहिए और नए नोट छप सकते हैं। परंतु सरकार नोट छपवाने के पूर्व आरबीआई के गवर्नर या आरबीआई को निश्चित सोना प्रतिभूति पास में जमा कराती है, तब इसके बदले आरबीआई नोट छापती है। यानी कहने का मतलब है कभी भी नए नोट ऐसे ही नहीं छाप दिए जाते बिना सरकार की सहमति के। और आरबीआई को न्यूनतम कोष रखना पड़ता है अपने पास, इसके बदले में ही उसको नोट छापने का अधिकार प्राप्त होता है। दूसरा यहाँ दिया है असीमित विधिग्राह। असीमित विधिग्राह होता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर। मतलब आरबीआई के द्वारा निर्गमित नोट जो होता है उसको लेने से कोई इनकार नहीं कर सकता। एक काम और आरबीआई करता है,
आपको लगता होगा कि आपसे कभी नोट फट गया है या नोट बहुत पुराना हो गया, उसमें इंक लग गया है, तो फिर ये नोट कहाँ जाते हैं? तो ये जो पुराने कटे-फटे नोट हैं, इनको हम जो है अपने बैंकों में जो हम उपयोग करते हैं या हमारा जहाँ खाता है, हम उन बैंकों में इन नोटों को जमा करा देते हैं। और ये नोट सारे बैंक कहाँ जमा करा देते हैं? केंद्रीय बैंक। और इनके बदले में साफ-सुथरी स्वच्छ मुद्रा हमको प्राप्त हो जाती है। तो पुराने और कटे-फटे नोट बदलने का काम भी जो करता है, वो मुख्य रूप से कौन करता है? केंद्रीय बैंक करता है। अब आपको लग रहा होगा कि मैंने जो यहाँ पे क्या बताया था आपको, ₹2, ₹5, ₹10, ₹20 यानी मैंने तो आपको सिक्कों की बात ही नहीं बताई। जबकि हमारे देश की मुद्रा में तो सिक्के भी चलते हैं, तो ये सिक्के बनाने का काम कौन करता है? सिक्के बनाने का जो काम करता है वो वित्त मंत्रालय करता है। चाहे वो पहले के समय में 5 पैसे हो, 1 पैसे हो, 50 पैसे हो से लेकर हमारे देश में ₹10 तक का सिक्का है। वर्तमान में तो हम ₹1 का सिक्का उपयोग करते हैं, ₹2, ₹5 और ₹10। ये कौन बनाता है? वित्त मंत्रालय बनाता है। अभी भी एक नोट रह गया है, ₹1 का नोट। ₹1 का नोट भी केंद्रीय बैंक नहीं बनाता। देखिए यहाँ ₹1 के नोट में क्या लिखा हुआ है? भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी ₹1 का नोट को बनाने का काम भी कौन करता है? वित्त मंत्रालय करता है। जबकि ₹2 का नोट बनाने का कार्य कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। इसका मतलब है आपको समझ आ गया होगा कि ₹2 से बड़े जितने नोट हैं, वो कौन बनाता है? भारतीय रिजर्व बैंक। और ₹1 का नोट और जितने सिक्के हैं, वो बनाने का काम कौन करती है? भारत सरकार। भारत सरकार के लिए कौन काम करता है? वित्त मंत्रालय। अब एक बात और ध्यान देने की है, यहाँ देखिए ₹1 के नोट में यहाँ जो गोले में सिग्नेचर दिया हुआ है, क्या ये गवर्नर के सिग्नेचर हैं? नहीं। यहाँ तो ये तो वित्त मंत्रालय बना रहा है, तो यहाँ पर जो साइन होते हैं ₹1 के नोट पे, वो किसके साइन होते हैं? वित्त सचिव के। किसके साइन होते हैं? वित्त सचिव। जबकि ₹2 के नोट से लेके ऊपर ₹2000 तक के नोट पे किसके हस्ताक्षर होते हैं? गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। ये प्रश्न भी बहुत कन्फ्यूजिंग है, इसीलिए परीक्षा में ये प्रश्न अवश्य आता है कि ₹1 का सिक्का कौन जारी ₹1 का सिक्का या ₹1 का नोट कौन जारी करता है? तो कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय करता है या सरकार करती है। इस पर किसके साइन होते हैं? वित्त सचिव के। एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे देश में जो एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जो गवर्नर रह चुके हैं। है ना? एक ऐसे प्रधानमंत्री केवल मनमोहन सिंह हैं, जो पहले गवर्नर भी रह चुके हैं, क्योंकि वो एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी हैं। तो ये आपके जनरल नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया। केंद्रीय बैंक का दूसरा कार्य है हमारा साख नियमन। साख नियमन नियंत्रण या मौद्रिक नीति के लिए मैं अलग से आपको वीडियो बनाऊंगी क्योंकि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मुख्य काम है केंद्रीय बैंक का। केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य अर्थव्यवस्था में साख पूर्ति का नियंत्रण करना है। साख संबंधी क्रियाओं का नियंत्रण करके अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति को कम करना एवं अधिक करना आरबीआई का मुख्य कार्य है। साख नियंत्रण के लिए बैंक अनेक तरह के उपकरण का उपयोग करती है, जैसे बैंक दर है, खुले बाजार की क्रिया है, नगद कोष अनुपात में परिवर्तन, तरल कोष में परिवर्तन, चयनात्मक साख नियंत्रण और नैतिक दबाव। इन सभी क्रियाओं या इन सभी उपकरण के माध्यम से हमारे देश में मुद्रा की गति क्या हो, महंगाई कितनी हो, मुद्रा की जो चलन है वो तेजी से तो नहीं हो रहा है, ये सारा जो काम है वो कौन करता है? केंद्रीय बैंक करता है। तीसरा कार्य है सरकारी बैंकर, प्रतिनिधि एवं सलाहकार। केंद्रीय बैंक सरकार के बैंकर, प्रतिनिधि एवं सलाहकार के रूप में भी काम करता है। तो पहला है हमारा सरकारी बैंकर के रूप में। सरकारी बैंकर के रूप में यह सरकारी विभागों के खातों की व्यवस्था करता है। सरकार के समस्त आय अपने पास जमा करता है और व्ययों का भुगतान करता है। सरकार को जैसे जैसे हमें आवश्यकता पड़ती है कभी-कभी पैसे की, ऐसे सरकार को भी अचानक से पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे अभी कोरोना चल रहा था, यदि सरकार को कुछ योजनाएँ लाना है या ऐसे कोई
देश में आपातकाल आ जाए और यदि सरकार को अचानक से पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो ये किसके पास जाती है? केंद्रीय बैंक के पास। तो इस तरह से सरकार का भी एक बैंक है, वो कौन-सा है? आरबीआई है। एक एजेंट के रूप में सरकार के लिए प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय का भी कार्य करता है। जितने विदेशी लेन-देन हैं, समझौते हैं, इनमें जो प्रतिनिधि के रूप में भी ये रहता है, एक एजेंट के रूप में काम करता है। सरकार के परामर्शदाता या सलाहकार के रूप में। यह मुद्रा बाजार को नियंत्रित करने संबंधी नीतियों का निर्माण करता है। हमारे देश में जितनी मौद्रिक नीति बनती है, उस पर जो मुख्य सलाहकार की भूमिका निभाता है, वो कौन निभाता है? आरबीआई। क्योंकि आरबीआई के माध्यम से ही सरकार देश की महंगाई पर नियंत्रित कर सकती है। जिस प्रकार हमारे कार्य हम अपने बैंक से कराते हैं, पैसे जमा करना, निकालना, लोन लेना, जितना भी काम हम किस में करते हैं? बैंक से करते हैं। ये सभी काम बैंक जो होते हैं, हमारे जो बैंक होते हैं, वो किससे कराते हैं? आरबीआई से कराते हैं। इसीलिए आरबीआई को क्या कहा जाता है? बैंकों का बैंक। रिज़र्व बैंक को बैंक के नियमन का अधिकार है। कोई भी बैंक बिना रिज़र्व बैंक की अनुमति से स्थापित नहीं हो सकती और ना ही पुरानी बैंक अपनी नई शाखाएं खोल सकती हैं। रिज़र्व बैंक बैंकों का बैंक है और उनके शुभचिंतक, संरक्षक और नियंत्रक का भी कार्य करती है। यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि मुझे अपना बैंक खोलना है या प्राइवेट बैंक खोलना है, तो वो अपने मन से दुकान जैसे बैंक नहीं खोल सकती। उसको किससे परमिशन लेना पड़ेगा? आरबीआई से परमिशन लेना पड़ेगा। या मेरे पास ऑलरेडी 5 शाखाएँ हैं, 5 ब्रांच हैं बैंक की। मैं चाहती हूँ कि एक नई ब्रांच खोल लूँ। तो मैं अपने मन से नई ब्रांच भी नहीं खोल सकती। मुझे किससे परमिशन लेना पड़ेगा? आरबीआई से। तो इस तरह से बैंकों के जितने नियम कानून हैं वो कौन बनाता है? आरबीआई बनाती है। केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंक से जमा स्वीकार करता है और उन्हें ऋण प्रदान करता है। हमारे जो बैंक है, मान लो एसबीआई है, एसबीआई को अपना जो पैसा जमा करना है, तो वो कहाँ जमा करेगा? आरबीआई के पास। और यदि उसे उधार चाहिए, तो वो भी किससे प्राप्त होगा उसको? आरबीआई से। केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को समाशोधन गृह की सुविधाएं प्रदान करता है। यानी आपस में यदि इनको कोई काम की जरूरत है, इनकी कोई समस्या है, तो इसका निपटान का काम भी केंद्रीय बैंक करता है। रिजर्व बैंक के द्वारा बैंकों के अवांछित कार्यों को करने से रोका जाता है। उनके निरीक्षण की भी व्यवस्था होती है। जैसे आपके बॉस कौन है घर पे? आपके पापा। और पापा के भी बॉस कौन है? आपके दादाजी। यदि आप पापा से नाराज होते हैं या पापा आपको डांटते हैं, तो आप अपनी दादी या दादा से कंप्लेंट करते हैं ना कि पापा हमको बहुत डांटते रहते हैं या गलत बात पे डांटते हैं या गलत कर रहे हैं पापा। उसी तरह से बैंकों का भी बैंक है। यदि बैंक कभी कोई गलती करता है या बैंक कभी हमारे साथ, ग्राहकों के साथ यदि गलत करता है, तो इनका बॉस कौन है? आरबीआई। जो मॉनिटर करता रहता है कि ये बैंक की शाखा गलत काम कर रही है या ग्राहकों से गलत तरीके से पैसे वसूल कर रही है, ब्याज दर इसकी सही नहीं है, ये ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती, तो उसको सुधारने का काम ये बिग बॉस करता है। कौन करता है? रिजर्व बैंक। विदेशी विनिमय का संरक्षक। केंद्रीय बैंक देश के विदेशी विनिमय कोषों के संरक्षक के रूप में भी कार्य करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में विनिमय दर को स्थिरता प्रदान करने के लिए कार्य करता है। आधुनिक समय में ऐसा कोई देश नहीं है जहां एक दूसरे देश से व्यापार ना होता हो। प्रायः सभी देशों की मुद्रा कैसी है? अलग अलग है। अलग अलग होने के कारण हमको विदेशी विनिमय के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है? केंद्रीय बैंक की जरूरत पड़ती है। क्योंकि यदि हमें अमेरिका से कोई सामान मंगाना है, तो हमको किस करेंसी में मंगाना पड़ेगा? डॉलर में मंगाना पड़ेगा। तो ये समस्या जो हमारी है, वो कौन हल करता है? केंद्रीय बैंक। घरेलू अर्थव्यवस्था में विनिमय दर में स्थिरता प्रदान करने के लिए विदेशी विनिमय का नियमन करता है। ये डिसाइड करता है कि हमारे देश का जो रुपए है, वो कितने डॉलर के बदले में
हम इसका भुगतान करें। जैसे अभी वर्तमान में लगभग 70 रुपए चल रहा है $1 का। तो इसको नियंत्रित करने का काम, इसको विनिमय का काम में जो सहायता करता है वो कौन करेगा? आरबीआई करेगा। विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के लिए विनिमय की व्यवस्था करता है। हमारे देश के जो दूतावास हैं प्रायः दुनिया के सभी देशों में स्थित हैं। जहाँ से भी हमारे संबंध अच्छे हैं या जिन देशों में हमारा व्यापार लेन-देन होता है, वहाँ हमारे देशों के दूतावास स्थित रहते हैं। तो इन दूतावासों से यदि हमको कोई भी उस देश की करेंसी का लेन-देन करना है, तो किसके माध्यम से होता है? वहाँ पर स्थित भारतीय दूतावास। तो इनसे आरबीआई सतत संपर्क में रहता है, उनको निर्देशित करता रहता है कि हमारे देश की मुद्रा के बदले में उस देश की कितनी मुद्रा प्रचलन में है। रिजर्व बैंक का एक महत्वपूर्ण कार्य विदेशी मुद्रा का संचय एवं संरक्षण करना है, ताकि आवश्यकता के समय विदेशी मुद्रा का उचित प्रयोग हो सके। ये ना जितनी भी विदेशी मुद्रा का लेन-देन का काम है, उसके संचालन का काम है, वो कौन करता है? आरबीआई करता है। अंतिम ऋणदाता, इसका अर्थ है कि जब किसी वाणिज्यिक बैंक को कहीं से भी ऋण प्राप्त नहीं होता, तब केंद्रीय बैंक से अंतिम ऋणदाता के रूप में ऋण की मांग करता है। केंद्रीय बैंक उचित प्रतिभूतियों के आधार पर उस बैंक को ऋण दे देता है। आपातकालीन स्थिति में वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करके केंद्रीय बैंक यह सुनिश्चित करता है कि देश की जो बैंकिंग व्यवस्था को कोई धक्का ना पहुंचे और मुद्रा बाजार स्थिर रहे। यदि बैंकों को अतिरिक्त ऋण की आवश्यकता होती है, जब व्यावसायिक बैंक को अपने मान लो यदि एसबीआई बैंक है ना? और उसके पास 1 करोड़ रुपए बस है और उसके पास कोई ऐसा ग्राहक आ गया, उसका ऐसा कोई क्लाइंट आ गया है, जिसको 1.5 करोड़ की आवश्यकता है। तो अब एसबीआई बैंक क्या करेगा? कहाँ जाएगा? किससे उधार लेगा? एसबीआई अपने किसी पंजाब नेशनल बैंक या आईडीबीआई या अदर बैंक से ये उधार नहीं लेगा, बल्कि ये किसके पास जाएगा? आरबीआई के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? आरबीआई के पास जाएगा। ऐसी स्थिति में व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहकों के लिए मुद्रा की जो पूर्ति है, उसका साधन नहीं कर पाते, तो वो सहायता किससे लेते हैं? आरबीआई से लेते हैं। यानी ये जो पैसा प्राप्त होगा, इसको कहाँ से प्राप्त होगा? आरबीआई। आरबीआई अंतिम ऋणदाता के रूप में अनिवार्य रूप से एसबीआई की सहायता करेगा। यानी यदि कभी भी व्यावसायिक बैंकों को अतिरिक्त पैसे की आवश्यकता पड़ती है, तो वो किसके पास जाता है? अंतिम ऋणदाता के रूप में आरबीआई उसकी जरूर सहायता करता है। परंतु यहाँ जो ये 2 पॉइंट लिखे हैं, ये भी बहुत ध्यान देने वाले हैं। आरबीआई यह सुनिश्चित करता है कि बैंकिंग व्यवस्था को धक्का ना पहुंचे और दूसरा दिया है मुद्रा बाजार स्थिर रहे। इसका मतलब ये होता है कि बाजार में इतना अधिक पैसा ना हो जाए कि देश में महंगाई बढ़ जाए। तो आरबीआई बहुत सोच समझकर ही एसबीआई को उधार देगा, क्योंकि आरबीआई यदि ज्यादा उधार एसबीआई को दे देगा तो बाजार में मुद्रा की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और मुद्रा की मात्रा बढ़ जाएगी तो महंगाई भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसीलिए आरबीआई बहुत सोच समझकर ही अंतिम निर्णय लेता है। समाशोधन का कार्य, रिजर्व बैंक बैंकों का बैंक है तथा अंतिम ऋणदाता होने के कारण प्रारंभ से ही समाशोधन का कार्य करता है। मान लिया हमने, इसको उदाहरण से समझ लेते हैं कि 2 बैंक है, बैंक ए है और बैंक बी है। बैंक बी के पास एक चेक आता है 10,000 रुपए का, वो कौन से बैंक का रहता है? बैंक ए का। और बैंक ए के पास एक चेक आता है कितने का? 15,000 रुपए का, वो कौन से बैंक का है? बैंक बी का। तो आरबीआई क्या करता है? आरबीआई पैसे ट्रांसफर नहीं करता, दोनों का जो अकाउंट है वो किसके पास रहता है? आरबीआई के पास रहता है। तो वो ये जो मनी ट्रांसफर का काम है कौन कर देगा इनके लिए? आरबीआई कर देगा। इसका अकाउंट भी आरबीआई में है और इस ए का भी अकाउंट आरबीआई में है। तो ये जो समाशोधन का कार्य है वो कौन कर देगा? आरबीआई कर देगा। आंकड़ों का संकलन एवं प्रकाशन, केंद्रीय बैंक का प्रमुख कार्य साख बैंकिंग, विदेशी विनिमय, विदेशी व्यापार, भुगतान संतुलन
औद्योगिक एवं कृषि उत्पादन, मूल्य प्रवृत्ति आदि के संबंधित जो आंकड़े हैं, आर्थिक आंकड़े होते हैं, इनको प्रकाशन का कार्य कौन करता है? आरबीआई करता है। जिससे हमको ये देख के क्या पता चल जाता है कि हमारे देश में किस सेक्टर में, प्राथमिक सेक्टर में, सेकेंडरी में या टर्सरी में कहाँ से कितनी मुद्रा प्राप्त हुई है, या यहाँ से कितनी प्राप्त होने वाली मुद्रा देश में बैंकों में पहुंची है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो आरबीआई या केंद्रीय बैंक नहीं करता। ये भी हमको पता होना चाहिए कि कौन-कौन से काम रिजर्व बैंक नहीं करता। सबसे पहला है, रिजर्व बैंक जनता से ब्याज पर जमा स्वीकार नहीं कर सकता। यदि आप आरबीआई के पास अपना पैसा जमा करने जाएंगे तो वो पैसा जमा नहीं कर सकता, हमारा पैसा जमा नहीं कर सकता। वो किसका पैसा जमा करता है? बैंकों का। रिजर्व बैंक किसी प्रकार का व्यवसाय नहीं कर सकता, ये कोई भी प्रकार का बिजनेस नहीं कर सकता है। रिजर्व बैंक निश्चित अवधि के लिए ऋण नहीं दे सकता। रिजर्व बैंक जो उधार देता है, ऋण देता है, वो बहुत अल्पकालीन ऋण होता है। जो भी बैंक होते हैं, एसबीआई मान लो, इसको यदि उधार चाहिए आरबीआई से, तो ये 5 साल 10 साल के लिए आरबीआई से उधार नहीं ले सकता। ये जो उधार होता है, ये कैसा होता है? अल्पकालीन होता है। कोई भी व्यावसायिक बैंक यदि आरबीआई से उधार लेता है तो ये दीर्घकालीन नहीं होता। ये बहुत कैसे होते हैं? शॉर्ट टर्म लोन होते हैं। रिजर्व बैंक जमानती ऋण नहीं दे सकता। बिना जमानत लिए हुए ये ऋण नहीं देता। रिजर्व बैंक अचल संपत्ति की जमानत पर ना तो ऋण दे सकता है और ना ही अचल संपत्ति खरीद सकता है। जैसे एसबीआई जाएगा और बोलेगा कि मेरी ये जो बिल्डिंग है, एसबीआई की बिल्डिंग, इसको आप गिरवी रख लो और इसके आधार पर मुझे ऋण दे दो, तो आरबीआई उसको ऋण नहीं देगा और ना ही वो अचल संपत्ति खरीद सकता है। तो इस तरह से ये जो वर्जित कार्य हैं, जो आरबीआई या केंद्रीय बैंक नहीं करते। आज हमने जो पढ़ा है वो किस-किस प्रश्न के रूप में आ सकता है, ये आप देख लीजिए। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? इसकी स्थापना कब हुई? भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य कार्य क्या हैं? ये आ सकता है। केंद्रीय बैंक के मुख्य कार्य लिखिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नोट निर्गमन के कार्य को समझाइए। तो इसमें हमको क्या देना पड़ेगा? नोट निर्गमन वाला जो पॉइंट है, उसका उत्तर हमको देना पड़ेगा। रिजर्व बैंक सरकार का बैंकर है, तो ये पॉइंट भी हमने देखा था कि सरकार का बैंकर है, मार्गदर्शक है, एजेंट है। ये इसमें उसका उत्तर आ जाएगा। रिजर्व बैंक बैंकों का बैंक है, ये भी हमने एक कार्य देखा था कि रिजर्व बैंक बैंकों का बैंक है। केंद्रीय बैंक के कार्यों की संक्षेप में चर्चा कीजिए। तो इस तरह से भी आ सकता है कि टिप्पणी लिखिए, बैंकों का बैंक है, अंतिम ऋणदाता है। तो आज हमने जितना समझा है आरबीआई को, उसके सबके उत्तर इन प्रश्नों के लिए हम दे सकते हैं। मैं आपको अंत में एक चीज और बताना चाहती हूँ कि आप यदि आरबीआई से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप स्वयं भी इस साइट पर जाकर, आरबीआई की साइट है, यहाँ पे यदि आप हिंदी माध्यम के छात्र हैं तो आप हिंदी का चयन कर सकते हैं और आप इससे संबंधित आपके मन में जो भी प्रश्न हैं वो सारी चीजें यहाँ से कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, यूट्यूब में या मैटर में यदि आप कहीं पर भी जाएंगे लिटरेचर पढ़ने के लिए तो वो बहुत ऑथेंटिक नहीं होगा। इससे बेहतर है कि आप आरबीआई की साइट को सर्च कर लीजिए और यहाँ ये देखिए, मौद्रिक नीति है, अनुसंधान संबंधी आंकड़े हैं और क्या चीजें हैं, आपके मन में जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो भी इसमें सारे दिए हुए हैं। तो आप यदि स्वयं इस पर सर्च करके आप अपने प्रश्नों को जवाब ढूंढ सकते हैं। क्योंकि यदि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, आप बैंक के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो भी मैं आप क्या कर सकते हैं, आप मतलब आपको बहुत डिटेल में पढ़ाई करनी पड़ेगी, है ना? तो आपको वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इस साइट पे मिल जाएगी और सही जानकारी मिलेगी। जैसा मैंने आपको कहा था कि ये जारी आंकड़े, यानी ये समय-समय पर इस तरह से बैंक जो है साप्ताहिक आंकड़े निकालता रहता है कि हमारे देश में क्या है, कैसा है, और प्रकाशन वार्षिकी, अर्धवार्षिकी, मासिक, ये जितनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं, बैंक अपनी साइट पर डालती रहती है। ये देखिए यहाँ पे 2012 से लेके 2021 तक। तो आपको जितनी भी चीज़ें हैं
इससे उससे नहीं पूछ के बजाय आप खुद भी नेट के माध्यम से आप यहाँ से सारी चीज़ें पता कर सकते हैं। ये देखिए हमारे बारे में इसका संगठन क्या है, गवर्नर कैसा होता है, यहाँ के कार्यालय कहाँ-कहाँ हैं, इसके विभाग केंद्रीय बोर्ड कैसा है। ये देखिए वर्तमान में यहाँ पे दिया हुआ है, इस पे पूरी चीज़ें दी हुई है कि स्थापना कब हुई। देखिए यहाँ लिखा हुआ है हमारा कि 1 अप्रैल 1935 को इसके भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिनियम के माध्यम से हमारे आरबीआई की स्थापना हुई है ना? और 1949 को राष्ट्रीयकरण हुआ है। इसके बाद वर्तमान में जो हमारे गवर्नर हैं, श्री शशिकांत दास हैं और ये कमेटी में कौन-कौन है, यानी मैं आपको ये साइट से ये बताना चाहती हूँ कि आप बहुत डिटेल में यदि भविष्य में पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस आरबीआई की साइट से जाकर आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। देखिए, ये भी एक आरबीआई बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके पहले आपने इसके बारे में नहीं सोचा होगा कि हमारे देश का भी इस तरह का कोई केंद्रीय बैंक होता है। तो प्लीज़ आप इसके बारे में अपने परीक्षा के दृष्टिकोण से तो पढ़िए ही, लेकिन इससे भी पढ़िए आप कि एक आप अर्थशास्त्र के स्टूडेंट हैं और भविष्य में आपको आरबीआई के बारे में सभी चीज़ों का पता होना चाहिए। थैंक यू।